हेलो बच्चों, नमस्कार। आ, आज हम एक नए तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया है इस सिस्टम को। थोड़े दिनों में इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर लूँगा। एक बात मैं बच्चों को बता देता हूँ, जो आपने बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ा था ना बेटा, वो ऐसा नहीं है कि वो प्योर केमिस्ट्री का है। जो मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशली, जहाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल लिखा हुआ, वो केवल आपके लिए बनाया गया है। क्योंकि प्योर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट है ना, वो सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। बस आप में थोड़ा कम स्ट्रक्चर वाला है और उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। समझ में आ गई बात? एक बार मैं उसको और रिवाइज करके उसके नोट्स आपको डाल दूंगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम गोबर की खाद पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्म यार्ड मैन्योर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं इसको आपको बड़े अच्छे डायग्राम से समझाऊंगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाए जाते हैं। देखो, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा गोबर की खाद का प्रयोग देश में प्राचीन काल से हो रहा है। ठीक है, बहुत टाइम पहले से इसका यूज हो रहा है। देखो, कुल मिला के इसके अंदर होता है क्या है। तो अगर सिंपल वे में देखा जाए तो एक चीज आप ध्यान रख लेना, जितने भी ये काउ डंक वगैरह जो होते हैं, उनके जो डंक वगैरह होते हैं, डंक और यूरिन्स होती है, ठीक है, यूरिन्स, देखो इनको सबको मिक्स करके क्या होता है, एक एक जगह पे भर देते हैं। भरने के बाद क्या तैयार होती है? गोबर की खाद। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, गोबर की खाद में ज़्यादा कुछ डेफिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये बताया गया है कि भैया जो पशु वगैरह होते हैं, उनके ठोस तथा द्रव मलमूत्र के बिछावन पेड़ पौधों की पत्तियों आदि को खड्डे में भर के सड़ाकर क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूँ, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं पूरा लाइन बोलूंगा उनके लिए। हिंदी मीडियम में साफ दिखाई दे रहा है, आप नोट कर लो मेरे साथ साथ। फॉर्म यार्ड मैन्योर आर यूजिंग इन आवर कंट्री सिंस एंशियंट टाइम, बहुत टाइम पहले से यूज हो रहा है। फॉर्म यार्ड मैन्योर रेफर टू द मैन्योर प्रिपेयर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ बेडिंग ऑफ डंक, ठीक है, बेडिंग ऑफ डंक एंड यूरिन ऑफ फॉर्म एनिमल्स, जैसे काउ, बफेलो, ऑक्स, शीप, गॉट, कैमल, ठीक है, अलॉन्ग विथ लिटर एंड लेफ्ट ओवर मटेरियल फॉर्म गैस और फूडर फेड ऑफ द कैट। समझ में आ गई बात? तो एक खड्डे में भर के इनको क्या करते हैं, सबको एक साथ खड्डे में भर देते हैं, पिट में भर देते हैं और उनको सड़ा के तैयार कर लेते हैं गोबर का। समझ में आ गई होगी यहाँ तक सबको बात? चलो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई थिंक आ गई होगी। चलो जी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अब। चलो जी, देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि गोबर की खाद के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल हम तीन चीज़ें यूज़ में लेते हैं। एक तो गोबर, एक गाय का मूत्र या उसकी यूरिन, और हम काम में लेते हैं बिछावन। बिछावन मतलब चारा। जो भी ये फॉर्म ऑफसेस होते हैं, रेजिडुअल्स जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, बिछावन की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि देखो इसके अंदर परसेंटेज लिखा हुआ है। लास्ट टाइम जेड के एग्जाम में, लास्ट टाइम जेड का जो एग्जाम हुआ था बेटा, उसके अंदर इसके बारे में पूछा गया था। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं पेन को बदल देता हूँ एक बार, ठीक है। ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो ये मार्किंग हो रही है, ये मार्किंग क्यों नहीं हो रही है, अब हो जाएगी। ये जो मार्किंग कर रहा हूँ, ये जेड के एग्जाम में इस बार पूछा गया था। समझ में आ गई बात सभी को? चलो हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको, इन सबको मैं एक बार हटा देता हूँ। चलो, तो गोबर की खाद में ध्यान रखना, नाइट्रोजन कितना होता है, 0.3 से 0.7% होता है। ठीक है, इसके अंदर फॉस्फोरस कितना होता है, 0.1 से 0.5 होता है गोबर में। और पोटेशियम कितना होता है, 0.3 से 0.5 होता है। एक बात ध्यान रखना, ये जो परसेंटेज बताई वो गोबर में बताई गई, गोबर की खाद में नहीं बताई गई है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये जो परसेंटेज बताई गई है बेटा, वो किस में बताई गई, गोबर में, ना कि गोबर की खाद में। उसका परसेंटेज कुछ और होता है। समझ में आ गई बात? चलो, इसी तरह मूत्र में देखो, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना दे रहा है, 0.4 से 1.35%, फॉस्फोरस में 0.05 से 0.10%, और पोटेशियम में 0.5 से 2.0%। इसी तरह बिछावन की बात कर ले तो बिछावन क्या होते हैं, ये जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उनके जो भाग गिर जाते हैं, उनको पत्तियां वगैरह, नहीं तो सूखी पत्तियां वगैरह, चारा वगैरह, उनकी हम बात करें। ठीक है, चलो अब इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख ले, समझ लो ध्यान से। देखो यहाँ बेटा सभी के लिए परसेंटेज लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से समझ लेना। मैं मेन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बार मैं रेड ले लेता हूँ, उसमें अच्छा दिखता है। चलो देखो, डंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले डंग में देखो आपको याद क्या करना है, तो डंग में आपको यहाँ से याद करना है, ये नाइट्रोजन का जो परसेंटेज लिखा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, 0.3 से ये रहा 0.7। फॉस्फोरस का परसेंटेज कितना दे रखा है, देखो ये रहा 0.1 से 0.5। इसी तरह पोटेशियम परसेंट कितना देगा, 0.3 से 0.
5। समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरह यूरिन में देखो परसेंटेज लिखे हुए, तो केवल आपको इसके अंदर परसेंटेज याद करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज इतना लिखा हुआ है, ये फॉस्फोरस का परसेंटेज यहाँ लिखा है फॉस्फोरस, और इधर ये पोटेशियम का परसेंटेज है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात? चलो अब आगे बात कर लेते हैं, बेडिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, बेडिंग इज अ यूज फॉर एब्जॉर्बिंग यूरिन ऑफ कैटल, इट हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। लिख लोगे यहाँ तक? ठीक है। द बेडिंग द एयर सर्कुलेशन हिप ऑफ मैन्यूर इंप्रूव फ्रॉम विच एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज दैट हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ मैन्यूर। मैंने पूरी लाइन बोल दी, अगर यहाँ पे आपको कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है कोई बात नहीं, मैंने पूरी लाइन बोल दी है, आप इस लाइन को वापस रिपीट कर लेना है, इसको वापस से सुन लेना। समझ में आ गई बात? इसी तरह न्यूट्रिएंट प्लांट्स इन फार्म यार्ड, फार्म यार्ड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो देखो इनके नाम यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं बेटा। देखो नाम क्या क्या लिखे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और ईटीसी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आगे देखो हम जो भी पढ़ेंगे, अब ये गोबर की खाद तैयार कैसे करते हैं, कैसे हम इनको तैयार करेंगे, तो देखो हम उनकी बात कर लेंगे, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखो इनके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं सभी लोग। देखो सबसे पहली जो विधि लिखी हुई यहाँ पे देखो, वर्तमान प्रचलित विधि की बात करेंगे। भाई जो नॉर्मल विधि जो सारे किसान, अधिकतर किसान इसको यूज में लेते हैं, जो नहीं जानता गोबर खाद कैसे बनाते हैं, तो ये लोग करते हैं। ये लोग करते क्या है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये लोग क्या करते हैं, देखो अपने आप को मैं साइड में ले आता हूं थोड़ा सा। चलो देखो करते क्या है, देखो इस तरीके से एक खड्डा खोद देते हैं। ठीक है, ये रो देखो इस तरीके से खड्डा खोद दिया, ये दिख रहा है? हाँ चलो मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके से खड्डा खोद देते हैं। ठीक है, खड्डे खोदने में उसमें क्या करते हैं, ड्राई सॉइल, मैंने लिखा है यहाँ पे ड्राई सॉइल, मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, ड्राई सॉइल लिखा हुआ है, यूरिन इधर लिखा हुआ है, चारा, और इधर लिखा हुआ है फॉर्म रेजिडुअल। ठीक है, देखो करते हैं क्या है, इस एक खड्डे में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसके अंदर चारा भर देते हैं, इसके अंदर यूरिन या मूत्र भर देते हैं, इसके अंदर गोबर या डंग भर देते हैं। समझ में आ गया? इन सबको मिक्स करके कुछ दिन के लिए रख देते हैं, और ये जब सड़ जाती है तो ये उस वक्त तैयार हो जाती है। समझ में आ गई बात? ये कौन सी प्रचलित विधि है जो रेगुलर काम में ली गई है पुराने समय से। समझ में आ गई बात? याद रहेगा, क्या करते हैं, खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर चारा भर दिया, यूरिन्स वगैरह डंग वगैरह सब भर के कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, वो सड़ जाएगा, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन देखो जब ऐसा बनाते हैं ना, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने लिखी है यहाँ पे बात। देखो यहाँ पे लिखा वर्तमान प्रचलित विधि में लिखा हुआ है, ये एक दोषपूर्ण विधि है ना, इसमें कम मात्रा में क्या होते हैं बेटा, पोषक तत्व होते हैं। देखो ये लिखा हुआ कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, है ना। क्या अभी भी मैंने बताया यहाँ पे मूत्र बचा हुआ चारा एक खड्डे में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और गोबर को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, जो गोबर बचा है किस में काम में ले रहे हो, ईंधन के रूप में। लेकिन ये पुरानी विधि हो गई है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, उनके लिए मैं बोल देता हूँ। चलो देखो आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, the present method of preparing farmyard manure in our country is defective. The manure prepared by this method have less quantity of nutrient and quality of manure is of low standard. Urine adsorbed by the soil and left fooder are collected as heap in open pit and left for decomposition. Neutrally most of the dung are used as fuel. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इसके अंदर क्या करते, खड्डा खोदा, उसके अंदर आपने बेडिंग डाल दिया, इसके अंदर आपने यूरिन डाल दिया, इसके अंदर आपने डंग डाल दिया, डाल के क्या कर सबको मिक्स कर दिया और सड़ गया, कुछ दिन बाद में उसको यूज कर लिया आपने। ठीक है, फर्टिलाइजर के रूप में इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन जो इसमें जो वो डंग वाला पार्ट बच गया, जो गोबर बच जाती है, उसको किस में काम में लेते हैं, फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। आई थिंक आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो नेक्स्ट मेथड की बात करता हूं, जो हम अगला दो मेथड पढ़ने वाले हैं, पिट मेथड और ट्रेंच मेथड, खड्डा विधि, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेंच मेथड की। ठीक है, चलो जी हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। समझो ध्यान से, देखो दूसरी विधि है खड्डा विधि। देखो इस दूसरी विधि को बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि में आती है। ठीक है, चलो तो देखो अभी मैं सारी चीजें आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, है ना, टेंशन ना लो, मैं अपने आप को कहीं साइड में पटक देता हूँ, है ना। चलो चलो आई थिंक आपको एक चीज अच्छे से दिखाई दे रही होगी। देखो किया क्या है, एक बार आपको जूम कर देता हूं, इसके बाद में हम बात करें। देखो मैंने खड्डा खोदा है, क्या किया है, खड्डा खोदा है। ठीक है,
इस खड्डे की देखो मैंने कुछ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रखी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने जो इस खड्डे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रखी है, देखो ये रही लंबाई कितनी है इसकी, जो इसकी लंबाई है देखो ये मेरा मार्कर है, मान लो मैंने खड्डा खोदा तो इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है ये वाली 2 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। मैं फिर से समझा देता हूँ सभी बच्चों को, ध्यान से सुन लो। मैंने खड्डा खोदा है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर, तो देखो यहाँ पे 3 मीटर लिखा हुआ है, ये देखो ये, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 2 मीटर लिखा हुआ है, 2 मीटर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर है, तो ध्यान रखना लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है इसकी 2 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है 1 मीटर। समझ में आ गई बात। देखो इसमें करते हैं क्या, नीचे देखो यहाँ पे जो तुम्हें ये येलो में दिख रहा है ये वाला, देखो इसमें क्या करते हैं हम पक्के के ऊपर बनाते हैं इस खड्डे को। भैया पक्के के ऊपर क्यों बना रहे हो, खुद दिमाग लगाओ। अगर तुम इसको पक्के के ऊपर नहीं बनाओगे तो अंदर तुम जो भी खड्डे में डालोगे रिस्क के कहाँ चला जाएगा, नीचे जमीन में सूखने लग जाएगा, तो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। ऊपर तुमने कुछ भर दिया, नीचे रेतीली भूमि थी, बिल्कुल सॉफ्ट भूमि थी, तो पूरे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, जमीन में आकर सूख जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो आपने जो खाद बनाई उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेप कर देता हूँ, इसको मैं हार्ड बना देता हूँ, पक्का बना देता हूँ। सैंडी सॉइल लेते हैं, क्या लेते हैं, सैंडी सॉइल। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो ये मैंने जो कर रखा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला, ये देखो सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर पक्की सॉइल लेते हैं, हार्ड सॉइल लेते हैं, ठीक है। चलो इस डायग्राम को समझो ध्यान से, अब आगे बात करते हैं हम लोग, डायग्राम में चलते हैं वापस से। तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ में आ गई है। आगे देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, एक बार इसको जूम कर देता हूँ, फिर इसके अंदर क्या क्या मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर तुम नीचे देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पहले मैं 10 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई ली है। यहाँ पे मैं बेडिंग या चारा भरता हूँ, क्या भरता हूँ, बेडिंग या चारा, ठीक है। फिर दूसरी ऊंचाई देखो कितनी है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ मैं क्या भर देता हूँ, यहाँ मैं भरता हूँ गायों के मल मूत्र, उनके यूरिन्स, और उनकी मैं भरता हूँ डंग या गोबर भर देता हूँ। समझ में आ गई बात। वापस से ऊपर क्या लिखा हुआ देखो 75 से 100 सेंटीमीटर। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, वापस से जो तुमने नीचे ये 10 से 20 सेंटीमीटर तुमने क्या भरा था, चारा भरा था, वापस से क्या भर देंगे हम, चारा वगैरह भर देंगे। समझ में आ गई बात। ऊपर देखो ये 10 सेंटीमीटर जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या करते हैं, हल्की हल्की मिट्टी भर देते हैं। समझ में आ गई बात। और इसको हम ढक के छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनको हम सैडी प्लेस मतलब छायादार स्थानों पे रखते हैं। समझ में आ गई बात। देखो एक बार मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ, वापस से मैं इसको लेस जूम करता हूँ, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे अब आपको अच्छे से चीजें दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले 10 से 20 सेंटीमीटर की अगर बात करूँ तो देखो क्या भरा है इसके अंदर, चारा या फूडर या बेडिंग भरा है, ठीक है। फिर दूसरी परत कौन सी है, 75 से 100 क्या भरा है तुमने, डंग और यूरिन भरा है। फिर वापस से 75 to 100 है। देखो एक बार मैं तुम्हें वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मान लो मेरा ये खड्डा है, ये रहा, मैं बना देता हूँ, ये रहा बना दिया, ठीक है। तो बताओ मैंने यहां तक अगर मैं यहां तक बात करूं तो बताओ मैंने यहां तक क्या भरा, ये क्या भरा, 10 से 20 सेंटीमीटर था। बताओ यहां पे मैंने क्या भर दिया, चारा भर दिया। समझ में आ गई बात। ये लो ऐसा समझ लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत फॉर्मूले समझने के। दूसरी बात बताओ फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर से हमने एक दूसरी परत बनाई, ये पहली लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर में कितने की थी, 75 से 100 सेंटीमीटर। क्या भर दिया तुमने यहाँ पे, मूत्र या बिछावन जो हम बोलते हैं, है ना, जो डंग वगैरह होता है उनको भर दिया हमने, डंग और यूरिन्स को भर दिया, गोबर और हमने यूरिन्स को भर दिया। समझ में आ गई बात। फिर कौन सी लेयर है यहाँ पे, ये तीसरी लेयर है। ये तीसरी लेयर भी कितने की है, 75 से 100 मीटर। जो तुमने 10 से 20 वाली में भरी ना, वो कितने में भरी है, 75 से 100 भरनी है। और इसके ऊपर क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की सॉइल डाल देनी है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, क्लियर है सभी को, याद रहेगा अच्छे से। चलो जी, और इनको कैसे प्लेस में रखेंगे हम लोग, इनको हम रखेंगे भैया ड्राई प्लेस में, शुष्क में, जहां पे छाया आती हो। समझ में आ गया, छायादार स्थानों पे रखते हैं। चलो एक बार मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूं इसकी थ्योरी को। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। जूम करके, है ना, और मैं अपने आप को यहां ले आता हूं। कैसा मजा आ रहा है, खेल रहे हैं। देखो संस्कृत गड्ढा विधि में क्या करते हैं हम, 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा, एक वर्ष के लिए करते हैं। अगर मान लो पशुओं की संख्या ज्यादा है तो इस खड्डे को आप ऊंचा या नीचा कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ये देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कहाँ पर, रेतीली भूमि में खड्डे पक्के बनाने चाहिए, है ना, ताकि पोषक तत्व इसके नीचे नहीं चले जाए। समझ में आ गया। बना चाहे कैसी भूमि में भी सकते हो, पक्के में बना दो, चिकनी भूमि में, दोनों तरफ खड्डे बनाए जा सकते हैं। खड्डे को कहाँ बनाना चाहिए, ऊंचे स्थानों पे बनाना चाहिए। ताकि क्यों बनाए जाना चाहिए, एक तो देखो ऊंचे स्थान पे होने चाहिए। ऐसे ऊंचे स्थान पे क्यों बनाते हैं, ताकि जब बरसात हो पानी उसको भर नहीं जाए, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। विधि कैसी थी, देखो विधि भी बताया था, देखो विधि पढ़ लो तुम। सर्वप्रथम गड्ढे में, पैंदे में क्या करते हैं भैया, पैंदे में 10 से 20 सेंटीमीटर परत चारे की, फिर 75 सेंटीमीटर परत किसकी डालते हैं हम लोग, बिछावन की। बिछावन का मतलब यहाँ पर क्या है, समझ में ना, बिछावन का मतलब समझ लेना,
बिछावन का मतलब होता है गोबर की खाद और मूत्र की बात कर रहा हूँ उनके, ठीक है, यूरिन्स की बात कर रहा है। चलो जी, कर लोगे यहाँ तक। और 10 सेंटीमीटर में क्या डाल देता है खड्डे को, फिर बंद कर देने से 5-6 महीने में खाद बन के क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, चलो फटाफट, चलो जूम कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। रिवाइज पिट मेथड में लिखा हुआ फॉर प्रिपेयरिंग मैन्योर फ्रॉम दिस मेथड 1 मीटर डीप, 2 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर लॉन्ग। समझ में आ गई बात। पिट इज सफिशिएंट फॉर 1 ईयर ऑफ 1 एनिमल। इट इज advisable in increase the number of pits rather than increase length, breadth and depth of pit. When number of cattle increases in sandy soil, the pits should be construct soil so that nutrients do not lost by leakage. Smooth soil, raw or solid, both type of pit can be made. Pit should be construct on high and shady place so that rain water do not enter in pits. समझ में आ गई बात। मैं नीचे का दोहरा देता हूँ क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में साफ नहीं लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल साफ लिखूंगा, ठीक है। फर्स्टली एट द bottom of it 10 to 20 centimeter layer of food and bedding should be placed. After that 75 to 100 centimeter layer of dung and urine should be placed. Third layer again bedding of 75 to 100 cm। क्या बोल रहा है ये, पहले 10 से 20 सेंटीमीटर, फिर से आप क्या भरोगे इसके अंदर, बैडिंग भरोगे, फिर आप क्या भरोगे इसके अंदर, डंग ऑफ यूरिन्स भरोगे सेकंड लेयर में। थर्ड लेयर में वापस जो फर्स्ट लेयर का भरा है वही थर्ड लेयर में हम भर देंगे। थिक शुड बी प्लेस in the same sequence. The pit should be filled up to 50 centimeter high from the ground surface, ठीक है, टोटल इतना हाइट होना चाहिए। आफ्टर दैट द पिट शुड बी मेड स्मूथ एंड कवर्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। द मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड इन पिट बाय डिकम्पोजिशन विद इन 5 to 6 month। 5 से 6 महीने बन के तैयार हो जाती है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, इस डायग्राम को आपको बनाना है। समझ में आ गई बेटा, सभी को ये डायग्राम जरूर अपनी कॉपी में बनाना है। एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा वो डायग्राम जो तुम्हें अपनी कॉपी में बनाना है। मैं जूम भी करके बता दिया है। 3 लेयर बना देना। पहले लेयर में आप क्या करोगे, बेडिंग वगैरह भर दोगे, चारा वगैरह भर दोगे, ठीक है। दूसरी लेयर में क्या करोगे, डंग और यूरिन भर दोगे। तीसरी लेयर में क्या करोगे, फिर से बेडिंग और चारा भर दोगे और उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर की सॉइल भर दोगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता रहेगा। पक्के सैंडी सॉइल बनाते हैं उसको कहाँ बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। समझ में आया कि ऊपर ऊंचे स्थान पर क्यों बनाते हैं, इनको सैंडी प्लेस में क्यों बनाते हैं, ताकि क्या हो, इसमें वर्षा का पानी या रेन का वाटर नहीं भर जाए। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ। चलो जी, अगले मेथड की बात कर लेते हो। अगला जो मेथड है वो ट्रेंच मेथड है। देखो ट्रेंच मेथड को मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ, है ना, समझ लेना ध्यान से। देखो ट्रेंच मेथड में क्या होता है, ट्रेंच मेथड में वही खड्डा वही होता है, कोई डिफरेंस है, बस यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है ना वो चेंज हो गई। देखो यहाँ पे जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है 6.0 है और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 1.5 है। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है 1.0। कहने का मतलब ये, अगर लेंथ की बात कर लो, लंबाई 6.0 है, चौड़ाई ब्रेथ कितनी है इसकी 1.5 है, उसकी लेंथ कितनी है 1.0 है। समझ में आ गई बात। देखो इसमें करते क्या, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है। देखो हम क्या करते हैं, नीचे बिछावन भरते हैं। क्या भरते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, देखो ये पेन ले लिया मैंने, ये बिछावन भर रखा है, ठीक है। बिछावन भरने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर जो तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें ये येलो वाला जो लाइन दिख रही है, अब जो मैंने ग्रीन कर रहा हूँ इसको मैं, है ना, ये क्या होता है, गोबर का लेप कर देते हैं डोम आकार का। समझ में आ गई बात। डोम साइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप याद है पुराने टाइम में घर बनाते थे ऐसे, ये होता है डोम साइज। समझ में आ गई बात, है ना, ठीक है। नीचे भर दिया गोबर, नीचे बिछावन भर दिया, बिछावन भरने के बाद ऊपर क्या करते हैं, गोबर का लेप कर देते हैं, ठीक है। फिर वापस क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, फिर से बिछावन भरते हैं, फिर से डोम बनाते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से बिछावन, फिर से डोम बनाते हैं। समझ में आ गई बात, इस विधि में क्या हो रहा है, ठीक है। चलो जी, इससे बहुत बड़ा फायदा है। नीचे की तैयार होती है, नीचे की निकाल लेते हैं, फिर ऊपर की होती है, फिर ऊपर नीचे आ जाती है, फिर नीचे की तैयार होती है, निकाल लेते हैं, है ना। समझ में आ गई बात। तो ये होता है ट्रेंच मेथड, जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आपको मैं दिखा देता हूँ, विधि दिखा देता हूँ एक बार। चलो देख लो हिंदी मीडियम वाले, इस विधि में ये 60 मीटर लंबाई नहीं है, 6.0 मीटर लंबाई है। आपके एग्रीकल्चर की जो बुक है उसके अंदर 6.0 मीटर लंबाई लिखा हुआ है। 60 मीटर तुम सोचो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, तो 6.0 याद करना अपने को। तो ये आपको ये यहाँ पे 6.0 कर लेना, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हो गया। ट्रेंच तैयार, एक खाई को बोलते हैं, खाई को क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। तो खाई विधि आ जाए तो भी डरना नहीं है। इस विधि में ट्रेंच की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है, परंतु गहराई को हम नहीं बढ़ाते, गहराई फिक्स होती है। इस विधि में बिछावन, मलमूत्र आदि को खड्डे के आधे भाग में भर देते हैं। भरने के बाद इसके ऊपर देखो गोलाकार या डोम आकार, देखो ये होता है डोम आकार, बताया था अभी,
ठीक है, डोमाकार भर देते हैं, फिर गोबर या मिट्टी के मिश्रण का लेप कर देते हैं, वापस से क्या करते हैं, फिर से बिछावन, फिर से मिट्टी का लेप। समझ में आ गई बात सभी को यहाँ तक? देखो जी, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तो पहला ढेर सरका तैयार होता है, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं, नीचे जगह होती है, नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ क्योंकि वो साफ नहीं है। अ ट्रेंच ऑफ 6.0 मीटर लेंथ करना एंड 1.5 मीटर ब्रॉड एंड 1.0 मीटर डेप्थ इज प्रिपेयर्ड। इन दिस मैटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ट्रेंच कैन बी इंक्रीजेस बट डू नॉट डिक्रीजेस द डेप्थ। In the method bedding and diffuse etc are filled up to the half part of pit. When half part of the pit attain a maximum height of half meter from the ground by the daily collection a cattle, then the top of the pit is made राउंडेड अ गिव डोम साइज। समझ में आ गया? एज प्लास्टर्ड विथ, कैसे प्लास्टर करोगे? याद है ना, मैंने बताया था अभी, नीचे तो क्या होता है, आपने बिछावन बेडिंग भर दिया, इसके ऊपर आपने किसका प्लास्टर कर दिया? गोबर का, डंग का कर दिया। ठीक है, डंग एंड मैड मिक्सचर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ इट फिल द प्लास्टर इन द सेम वे। मतलब बार बार इसी को हम क्या करेंगे? दोहराते हैं। पहले बिछावन बेडिंग भरा, फिर इसके अंदर हमने लेप किया, प्लास्टर कर दिया किसका? गोबर का, फिर से वापस क्या कर दिया? बेडिंग भरा, फिर से हमने लेप कर दिया। तो ये प्रोसेस हम दोहराते रहते हैं। द मेरिट्स, इसकी मेरिट्स से खूबियाँ क्या है? द मेथड ऑफ विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ में क्या होता है? नीचे वाली तैयार हो जाती है और ऊपर वाली फ्रेश रहती है। नीचे वाली को निकाल लो, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? चलो जी, आगे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। आगे जो कर रखा है, चलो हो गया। एनी कंपोनेंट ऑफ गुड क्वालिटी इज आइडेंटिफिकेशन और डिकम्पोज फॉर्म यार्ड के बारे में लिखा है, इसको आप लिख लेना, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे कलर को ध्यान रखना है, सब कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। एप्लीकेशन मेथड फॉर्म यार्ड मैन्यूअल, जो ये तुमने फॉर्म यार्ड मैन्यूअल किया है तो ध्यान रखना पर हेक्टर, जनरली क्रॉप्स जो होती है, जितनी भी क्रॉप्स है उसके अंदर पर हेक्टर में कितने यूज़ करना पड़ता है? 10 से 15 टन पर हेक्टर में। और जो वेजिटेबल्स होती है उसमें हम कितना यूज़ करते हैं? 20-25 टन पर हेक्टर यार्ड में इसका हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इतना इसके अंदर आपको लिख देना। ठीक है, चलो हिंदी मीडियम देख लो। सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान कैसे होती है? ध्यान रखना, इसके अंदर दुर्गंध नहीं आएगी बिल्कुल, ये भुरभुरी होगी और हल्के भूरे रंग की होती है। गोबर की खाद की प्रयोग की विधि क्या है? तो ध्यान रखना, फसलों में तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टर और सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टर इसका हम यूज़ लेते हैं। समझ में आ गई बात? 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद क्या होती है? तैयार हो जाती है। जुताई करके मिट्टी में मिलाते हैं, खेत में डालने के बाद ज़्यादा समय तक खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा खाद से नाइट्रोजन क्या हो जाता है? हास होता है। तो इनका उसी वक्त यूज़ कर लें, ज़्यादा खुले में इस चीज़ को नहीं रखना है। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितना भी मैंने आपको मेथड पढ़ाया है, तो देखो एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देख लो। सबसे पहले तुमने कौन सा मेथड पढ़ा? पिट मेथड पढ़ा। पिट मेथड में क्या करते हैं हम लोग? एक ऐसा हम लोग क्या करते हैं? खड्डा बनाते हैं, इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर क्या भरते हैं? बिछावन भर देते हैं, बेडिंग भर देते हैं, सॉरी बिछावन नहीं, बेडिंग, चारा भरते हैं। फिर हम क्या करते हैं? ऊपर 75 से 100 सेंटीमीटर क्या भर देते हो? यहाँ पे आप लोग बताओ मुझे, बिछावन भर देते हो, है ना? गोबर की जो डंग होती है, यूरिन, उसको भर देते हो। फिर से वापस से क्या करते हो? 75 से 100 सेंटीमीटर फिर से यही भरते हो जो नीचे भरा था। फिर ऊपर क्या करते हो? 10 सेंटीमीटर क्या करते हो? मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी जो होती है ना, बिल्कुल ग्रेन्युअल मिट्टी, वो भर देते हैं और उनको ऊंचे स्थान पर रख देते हो, छोड़ देते हैं। और 6 महीने या कुछ महीनों में ये क्या होती है? खाद बन के तैयार हो जाती है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात मैं बच्चों को बता देता हूँ, बेटा जो आपने बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ा है, बिल्कुल आपके वो चैप्टर वाइज ही बनाया गया है, आप टेंशन ना लें। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है। और सभी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्योर केमिस्ट्री के क्वेश्चन तैयार किया, आपके लिए भी मैं 500 से 1000 क्वेश्चन तैयार कर दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम बस पढ़ते चलो। ठीक है, और रही बात मेरे पढ़ाने की, तो मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आपको अगर आइडिया, तो तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहला बायोमोलिक्यूल हो गया, दूसरा फर्टिलाइजर हो गया, ये बायो फर्टिलाइजर वाला भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस साथ के साथ पढ़ते चलो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करो कि सर मैं ये दिक्कत है, मैं ऐसे पढ़ाऊँ, मैं आपको वैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, और नोट साथ साथ बनाते चलना। ठीक है बच्चों, और एक बात और है, मैं आपको मेरे ब्लॉगर का मैंने आपको लिंक दिया था, वहाँ जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेट की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना जो साथ साथ में सर हम जेट की भी तैयारी कर लें, तो मेरे खूब सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो जेट के वीडियोज़ हैं। अब तुम लोग हुआ क्या, देखो तुम लोग अभी 11th पढ़ के आए हो, तुम्हें अभी भी केमिस्ट्री याद है, तो जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ ना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, तुम देखना मेरे में, तुम जाओगे जेट ICAR के 4000, सॉरी मैंने आपको 1000 क्वेश्चन करवा रखे हैं, कम से कम 4000 घंटे का, उन क्वेश्चन को पढ़ा करो।
जब भी तुम्हें टाइम मिले, जो बच्चा जेट को प्रिपेयर करना चाहता है वो वीडियो को जरूर देखे। लेकिन अभी हमें पूरा फोकस किस पे रखना है, 12th क्लास की केमिस्ट्री पे रखना है, उसको हमें कंप्लीट करना। तुम टेंशन ना लो, अरे बेटा अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर तक तो कोर्स खत्म करवा दूंगा, ठीक है ना। एक बार रेगुलर, अब देखो मेरे पास थोड़ा सिस्टम आ गया, मैं आपको, और मैं चाहता हूँ, देखो बनाने को तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, नोट्स से फटाफट पढ़ा दिया, पर मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जैसे आज मैंने पढ़ाया वैसे मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि हम इंटैक्ट हो सकें, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, और एक बार अगर मुझसे हो सका तो मैं एक बार जूम पे लाइव आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाना, और नोट्स बनाने के बाद पता है आपको क्या करना है जो आप रेगुलर करते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।